Hello and very good evening, everyone. And this side, your teacher Vijay Bharadwaj. So, very good evening, everyone. I hope you all are fine. So, welcome in part third of this chapter. चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज डेवलपमेंट, चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 10। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या है, फिर रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से क्वेश्चन भी हर बार बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में बनता है, नॉट एमसीक्यू वगैरह लॉन्ग में बनेगा या शॉर्ट में बनता है। ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन आर टॉपिक, ठीक है, इससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। चीज़ क्या? एक्चुअल में कोट है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट इज योर लाइफ। ठीक है, आप इसको ना खुद से पढ़ो एक दो बार और फिर है ना इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, फिर फील करो, एक अलग लेवल का मजा आएगा। समझ में आ रहा है? चलो कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, आओ स्टूडेंट्स समझते हैं इसको। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, वेट फॉर अ वाइल। Yes. Good. Okay. Come on the point. Resource planning. What is this? So planning is a widely accepted strategy, judicious use of resources. भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर सोचो इसकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, जुडिशियस यूज समझ रहे हो कि हमें इन रिसोर्सेज का यूज किस तरह से करना है? समझदारी से। समझ में आ रहा है? समझदारी से। जिनके हाथ में भी जिनको भी ये रिसोर्सेज हैंड ओवर किए जाएंगे उनको थोड़ा जुडिशियस यूज करना चाहिए, करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? चाहिए नहीं? हाँ चाहिए, सजेशन भी एक तरह से। तो इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया। भाई इंडिया में, अगर इंडिया में डाइवर्सिटी है तो इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग। तो विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है कि अब यहाँ हम समझेंगे कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन द सम अदर रिसोर्सेज। मतलब समझो कि यहाँ कुछ ऐसे रीजन है जिनके पास क्या है, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट वाई अमाउंट ऑफ नहीं है रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? और दूसरी कंडीशन समझते हैं कि देयर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजंस विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेज। यानी समझो मेरी बात कि हम ऐसे कुछ रीजन हैं जहां हम बोल सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन में सेल्फ सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यहीं ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही रीजन है जहाँ उतने एक्यूट लेवल पर, उतने बड़े लेवल पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, एक्यूट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो क्या है। तो देखो, द स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आप इन तीनों को देखोगे तो ये तीनों ही स्टेट्स रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इन तीनों स्टेट्स में क्या है, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स अवेलेबल है इनके पास। ठीक है, एक बहुत अच्छी मात्रा में। समझ में आ रहा है? एक मिनट। ठीक है, बट साथ ही अरुणाचल प्रदेश को देखोगे, अरुणाचल प्रदेश हैज अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर बहुत है क्योंकि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है वहां से। ठीक है, बट एक कंडीशन देखोगे, लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है कि भाई वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है बट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान इज अ वेरी वेल एंडोव्ड विद द सोलर, विंड एंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। समझो भाई राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी एनर्जी वगैरह के लिए, सोलर एनर्जी के लिए बेस्ट है, बट ऑब्वियस सी बात है वाटर अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वही है ना जो एक्चुअल में हमने ये लाइन यहाँ पढ़ी थी, इनके मतलब यही तो निकल रहे हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल से अब हम इनको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की बात करें, रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। भाई ऑब्वियस ही बात है, लद्दाख देखो एक आइसोलेटेड साइड पड़ जाता है। ठीक है, बट उसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, यानी कि लोग, भाई टूरिज्म प्लेस माना जाता है लद्दाख। या मैं लद्दाख घूम के आना, एक बार जम्मू कश्मीर जाएंगे तो लद्दाख वाला भी रीजन विजिट करके आएंगे। ठीक है, या लद्दाख जाएंगे तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन विजिट करके आएंगे। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट इन वाटर। समझ में आ रहा है कि भैया कितना रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज कल्चर है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, सॉरी। ठीक है, तो बट डेफिशिएंट इन दी वाटर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम विटल मिनरल्स, यानी कि देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम विटल मिनरल्स, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल्स। आप ये समझो कि भाई किसी भी रीजन में अगर मान लीजिए रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं भाई। चलो पेन चेंज कर लेते हैं भाई। तुम लोग बोर नहीं हो जाते हो? मेरी मेरा फेस नहीं दिख रहा, बस मेरे को सुनते जाओ है।
ओहो, मेरा पेन भी काम करना बंद कर गया। वेट फॉर अ वाइल स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ वाइल। बाकी आप अपने बारे में बता सकते हैं मुझे थोड़ा सा। यू कैन कमेंट। ओके ओके, करने लग गया काम। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है, यस, डिस्कस करते हैं। देखो, मैं ये बता रहा था आपको कि सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब सोचिए, यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस रिसोर्स का हम कुछ कर पाएंगे? आप बताइए, इस रिसोर्स का हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या हो रहा है गुरु? कैसे अटक रहा है? हैंग हो रहा है मेरा। ओके ओके, अभी आ गया। ठीक है, चलिए, तो अभी अब हम समझते हैं इसको इंडियाज लेवल पे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो देखो, इससे ही रिलेटेड एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, उसको समझते हैं सबसे पहले हम। इधर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग की हमें स्टेजेस बतानी है। ठीक है, एंड इट्स नीड इन इंडिया, कि भाई रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, पहले अपन आ जाते हैं यहाँ, बात करते हैं। देखो भाई, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भाई सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। भाई पेन बहुत नाटक कर रहा है आज, ये वीडियो को क्या करना चाह रहा है यार, मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे। और भाई, क्या चल रहा है आप लोगों का? यस, चलने लगा। आप लोगों का क्या चल रहा है पता नहीं, पर मेरा पेन चल गया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स की रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अपन चार दोस्त मिलकर, अपना अपन चार लोग मिलकर रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स के ऊपर कोई प्लानिंग करने लगेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड, पहला समझ में आ रहा है, एग्जाम में आएगा डायरेक्ट, आपको ऐसे लिखना है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। भाई नॉर्मल सी बात है, आप समझो यहाँ पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा है या नहीं है। अगर इनकेस आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट करेंगे कि कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है। ठीक है, तो पहला क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सेकंड समझो, सेकंड में करेंगे हम इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब हम उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी से हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो, आप एक्चुअल पर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आप ये समझो कि यहाँ पर क्रूड ऑयल अवेलेबल है, समझ में आया। अब हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं होगी, और ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग भी तो एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही काम कर रही है ना, तो हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उस क्रूड ऑयल को। तो बस यही है, इसीलिए क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। समझ में आ रहा है भाई? अब तो समझ में आ गया होगा। और स्किल नहीं होगी तो फिर तो बेकार है भाई। अब मेरे पास स्किल है तभी तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा भाई संस्कृत, क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है। संस्कृत वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ा करो। ठीक है, थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विच विथ द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब आप समझो मेरी बात कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे रिसोर्स मिला, अब इसको मुझे मैच करना पड़ेगा कि भाई इसकी अवेलेबिलिटी इधर है पर इधर नहीं है, तो हमें उधर किस तरह से पहुंचाना है। ठीक है, यानी रिसोर्स मैं जाके एक जगह गैदर कर लूंगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा मैं पूरी कंट्री में। आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इंडिया हैज़ मेड अ concerted efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5 year plan launched after the independence। आप समझो इसका मतलब क्या है। ये देखो, इंडिया था कॉलोनियल के अंडर, यानी ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब हम हो गए आज़ाद। और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीजन यही लिया कि भाई हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फाइव ईयर प्लान था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एक्चुअल में क्या, 5 ईयर में हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हम इसको यूटिलाइज करके इन 5 ईयर में, आने वाले 5 सालों में कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर, जो हमारी
इंडिया जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, तभी हम लेकर आ गए थे, हमारी गवर्नमेंट मतलब। तो दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट फॉर एनी रीजन। आप समझो, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। भाई समझो क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कि कोई भी रीजन है, अगर वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रीजन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंजेस, एक मिनट, चेंजेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर द डेवलपमेंट। अब मतलब इसका मतलब आप इतना सा समझो कि भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आप समझो आपका डेवलपमेंट हिंडर करेगा। अब वहाँ पर्टिकुलर रीजन पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कि अफ्रीका का एग्जांपल ले लो, अफ्रीका के लोगों के पास स्किल्स नहीं है अपने रिसोर्सेज को निकालने की, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री that are rich in resources, but these are included in the economically backward regions. Okay, on एक minute, on the contrary, there are some regions which have a poor resources based on the economically developed. अब यानी कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारी ही कंट्री में, इंडिया में क्या है कि कुछ आपको ऐसी जगह मिलेगी जिनके पास रिसोर्सेज उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी वो डेवलप्ड है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर फिर भी उसके बावजूद भी वो डेवलप्ड नहीं है। ऐसे ही सेम स्टेट की बात करें तो ऐसे ही इंडिया, मतलब ऐसे ही हम कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यूरोप, यूरोप के पास उतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट वो फिर भी हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अफ्रीका का केस ले लीजिए, अफ्रीका के पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, बट वो फिर भी उतने डेवलप्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव स्किल्स, दे डोंट हैव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजंस। अब ये देखो, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच एरिया होना चाहिए बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। रिसोर्स एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो ये मैंने आपको बता दिए दोनों एग्जाम्पल। कौन से बताए थे? कहाँ गया ये रहा, यूरोप और अफ्रीका का बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये कह क्या रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा बोर करते हुए ना, इधर आ जाओ, शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ आपके लिए प्यारे प्यारे। देखो, एक्चुअल में क्या है कि हमको ये मालूम पड़ता है कि जब कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स यूरोप से आए, ठीक है, उन्होंने अफ्रीका में देखा, इंडिया में देखा, उन्होंने आके ट्रेड पर्पज से आए थे, पर धीरे धीरे वो उन्होंने अपना पूरा यहाँ सेट किया और इंडिया को कोलोनाइज्ड बना लिया, अफ्रीका को कोलोनाइज्ड बना लिया। कोलोनाइज्ड मतलब क्या है कि खुद की ही गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली, अब वो रूल्स खुद ही चलाते थे। और ये सब चीज़ सर, कोलोनाइजेशन वगैरह, ये सब हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे जब कभी टाइम होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि कोलोनाइजेशन क्या रिवील करता है कि रिसोर्सफुल रीजन मेन अट्रैक्शन। भाई नॉर्मल सी बात है, इंडिया अफ्रीका में क्यों आए भाई ये लोग? भाई इंडिया और अफ्रीका रिसोर्सफुल रीजन थे, तो यही तो इनके अट्रैक्शन का कारण बना कि चलो भाई इंडिया में चलते हैं, बिजनेस करेंगे, और यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल अपन कलेक्ट करेंगे और वो रॉ मटेरियल कहाँ लेके जाएंगे? यूरोप में। यूरोप में हमारे पास इंडस्ट्रीज है, उससे हम बनाएंगे फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स बन जाएगा, हम वापस इंडिया लाएंगे, वापस अफ्रीका लाएंगे, यहीं इन्हीं का रॉ मटेरियल फाइनल करके हम इन्हीं के लोगों को बेचेंगे और क्या कमाएंगे? पैसा। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या था, ये जो जितने भी यूरोप के लोग थे, ये थे टेक्नोलॉजिकल एडवांस। अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, तो इसका फायदा क्या था इनको? इसी वजह से ये अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट कर पाए ओवर कॉलोनीज। समझ में आए? देवर टेक्नोलॉजिकल एडवांस, एजुकेटेड थे, ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर था, तो ये ऑब्वियस सी बात है इंप्रूव कर पाए उस वक्त की सिनेरियो, ठीक है, और इन्होंने सुप्रीमेसी क्रिएट कर ली, ठीक है। सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? इनसे ऊपर उस वक्त कोई नहीं था, ठीक है, ठीक है। अब उसी इस पैराग्राफ में एक और कंडीशन बताएगा कि ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। भाई मैंने बताया आपको कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक्स प्लेस पर रिसोर्सेज है तो वो डेवलप्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दो कंडीशन चाहिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट, ये इक्वल टू कब होगा कि सर सबसे पहले टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी में स्किल्स वगैरह सब आ जाती है, और इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, जब जाके क्या होगा, क्या होगा? डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाओ भाई,
अब हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? देखो कंजर्वेशन, अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो कंजर्व करना पड़ेगा ना, बचाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा भाई। इतने भी आप लोग चालाक नहीं हो कि कंजर्वेशन ना समझ पाओ। रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, यानी कि भाई ऑब्वियस बात है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करोगे तो रिसोर्सेज जरूरी है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है? वाटर। ठीक है, मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, आप जो पढ़ रहे हो आप भी रिसोर्स हो, मैं जो टैबलेट आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ ये भी रिसोर्स है। ठीक है, ये सब कुछ रिसोर्स है। हम अलग अलग रिसोर्सेज से अक्यूमुलेट करके असेंबल करके एक फाइनल रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो बट द इरेशनल कंजम्पशन, अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि अगर हम उन्हीं रिसोर्स का इरेशनल कंजम्पशन करने लगेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करने लगेंगे, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ये फिर प्रॉब्लम करेगा सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है? द ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इंपॉर्टेंट। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें इस प्रॉब्लम से बचना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को खराब होने से बचाना है, तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो लीडर्स थे, द लीडर्स एंड थिंकर्स पास्ट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे गांधी जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम गांधी जी का। हमारे गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी, ठीक है, ये ज़्यादा हौच पौच हो गया, मैं इसको हटा ही देता हूँ भाई। ठीक है, कम यार। ठीक है, गांधी जी हमारे क्या कह रहे हैं? ठीक है, गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी जो कह रहे हैं ना, वो सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एकदम नोट कर लेता है उस चीज को। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा इस पे कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, उन्होंने बोला देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। समझ में आ रहा है? गांधी जी कह रहे जिसकी जितनी आवश्यकता है यहाँ उतना तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर भैया तुम्हारा लालच है, अगर तुम्हें लालच बहुत करते हो ना तो तुम्हारे लिए जितना भी है कम ही पड़ जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, यानी कि भाई गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं? ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डेप्लीशिएशन। At the global level, he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। भाई कितनी प्यारी लाइन है। देखो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि गांधी जी अगेंस्ट है किसके? मास प्रोडक्शन की। आप जो ऑब्वियस होता है, हमने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली, अब आप इसमें बड़े बड़े लेवल का मास प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ये इतनी जनता के लिए ना, आप इतने बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन मत करो। गांधी जी ये कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस करके क्या करो? प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि ये पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन को जितनी नीड है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉपुलेशन में रामू रह रहा है, इस रामू को नीड है, तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, आप ये मत देखो कि आप उल्टा मास प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? क्या होगा? रिसोर्स डेप्रिसिएशन होगा। कल को अगर आपको पूछ लिया जाए गांधी जी वाला ये वाला कॉन्सेप्ट कि देयर इज इन, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस स्टेटमेंट कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, तो आपको क्या लिखना है? एक्चुअल में गांधी जी क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप इसको लिख सकते हो अपने ही वर्ड्स में। समझ में आ रहा है? आप कब तक लर्न करोगे यार, आपको समझना पड़ेगा। सोशल साइंस के लिए ना आपको एक और चीज़ बताऊँ प्यारी सी, सोशल साइंस के लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, एवरेज इंग्लिश चलेगा, और थोड़ा सा चाहिए सेंस। ठीक है, ये आपको 90 प्लस स्कोर दिलाता है। बच्चे क्या करते हैं? रटने लगते हैं। यार रटो मत, विजय सर के साथ बैठ के समझो, समझोगे तो आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अब भाई इसमें एक और प्रॉब्लम, ये हमारा लास्ट है भाई। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं भाई हम। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहे हैं कंजर्वेशन रिसोर्सेज, लोग क्या अलग अलग कंट्रीज में क्या चल रहा है? तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम advocated resources conservation for the first time more systematic way in 1968। यानी क्या हुआ? क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया फर्स्ट टाइम कि हमें भाई थोड़ा सा रिसोर्स कंजर्वेशन को सीरियस लेना है और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलाना है। तो ये 1968 में क्लब ऑफ रोम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में प्लान कर रहे हैं। फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि 1974 में गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमाकर।
ठीक है। इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अब सुमाकर नाम का एक पर्सन है, उसने अपनी एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें उसने गांधीयन फिलोसफी के बारे में लिखा। गांधीयन फिलोसफी क्या है भाई? फिलोसफी क्या है? गांधी जी के थॉट क्या थे? गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी बोल तो रहे हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। भाई यही तो गांधी जी का थॉट हो गया। तो इसको अच्छा लगा, इसने कहा गांधी जी बड़ा अच्छा सोचते हैं भाई इंडिया वाले। ठीक है, देखो भाई गांधी जी को हल्के में मत लेना तुम लोग, समझ में आ रहा है? गांधी जी देखो, बाहर का पर्सन आके गांधी जी के बारे में क्या लिख रहा है, समझ में आ रहा है? पहले गांधी जी के बारे में पढ़ो, फिर उनके बारे में ओपिनियन बिल्ड करना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ठीक है, तो अपनी उसने बुक में लिखा। तो ये स्मॉल इट्स ब्यूटीफुल किसने लिखी? सुमाकर ने। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, द seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report। एक ब्रटलैंड कमीशन आया जो अपनी रिपोर्ट लेकर आया 1987 में। ठीक है, ये इसमें क्या था कि दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी फर्स्ट टाइम भाई इस इस कमीशन की रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, ये वाला पॉइंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो फिर आपकी समझ रहे हो पिटाई लग जाएगी। एंड एडवोकेटेड एट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। भाई नॉर्मल सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आए फर्स्ट टाइम ये, और फिर यहाँ पे एडवोकेट किया, लोगों को बताया कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हो सकता है। तो विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन दिस बुक एंटाइटल आर कॉमन फ्यूचर, यानी कि ब्रटलैंड कमीशन, फिर बाद में एक बुक आई आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इस बुक में पब्लिश किया गया सारा कुछ। तो अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। तो यानी कि आप समझ रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई 1968 से, और फिर 1992 तक चलती है समिट एट रियो डी जेनेरियो। कहाँ था? ब्राजील में 1992। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो शॉर्टकट कि क्लब ऑफ रोम। फिर सुमाकर 1974 कौन सी बुक लिखता है? बुक का नाम बताओ। स्मॉल स्मॉल कुछ करके है ना, बताओ बताओ। यस, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसमें क्या होता है, गांधीयन फिलोसफी को ये अपनी बुक में प्रेजेंट करता है। फिर ब्रटलैंड कमीशन आता है जो फर्स्ट टाइम क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताता है। एंड फाइनली अर्थ समिट होती है 1992 में, जहां क्या होता है अर्थ समिट में, एजेंडा 21 के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये है हमारे बारे में। फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा लैंड रिसोर्सेज, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ एक बार पार्टी कर लेते हैं। पार्टी 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 पार्टी, देखो आओ। तो इंट्रोडक्शन वी हैव डन, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, एजेंडा 21। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब हमारे जो टॉपिक लेफ्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बार आपसे टाटा बोलने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है भाई, समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला स्टेज में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सेकंड में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और थर्ड में क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। ठीक है, मैचिंग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो आप यहाँ से लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ये तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, बट इसमें जो वाला ये वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट था, तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आ गया हूँ कि इट्स नीड इन इंडिया, यानी कि भाई रिसोर्स प्लानिंग भी जरूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या जरूरी है, तो सबसे पहले क्या है कि एड्रेसिंग, क्या इंडिया में एड्रेस करना है रीजनल डिस्पैरिटी, कि भाई हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी कितनी है। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है, और दूसरा देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? तो आप एक बार एक ट्राई करना, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट पार्ट्स में अगर आपको नहीं लगता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, फाइनली बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।